हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th का साइंस यानी सुगम विज्ञान हम लोग देखने वाले हैं। उसका चैप्टर नंबर 5 का आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के वीडियो अपलोड कर दिया है, जो आपको प्लेलिस्ट चैनल पे जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप देख सकते हैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक के। साथ में इसका पीडीएफ भी कुछ महीना के बाद अपलोड किया जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज है मेरे पास, जिसके कारण हम पीडीएफ अपलोड कर नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ महीनों के बाद ये इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से आज के इस सेशन में देख लेते हैं इस चैप्टर का यानी अम्ल, क्षारक और लवण का यहाँ पे हम लोग प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले बात करेंगे अति लघु उत्तरीय और उसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय यानी अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे देखने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें, इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलेगा इस चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय से बात करेंगे। तो अति लघु उत्तरीय में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नारंगी के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है या कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, या इस बुक में सिट्रिक अम्ल लिखा गया। ध्यान रखेंगे साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल दोनों एक ही चीज़ है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि खाद्य जो खट्टे खाद्य पदार्थ हैं उनमें क्या मौजूद रहता है। तो जो खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें कार्बनिक अम्ल मौजूद रहता है, जिन्हें हम लोग प्राकृतिक अम्ल भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्राकृतिक अम्ल किसे कहेंगे, तो ध्यान में आना चाहिए कि कार्बनिक अम्ल को ही प्राकृतिक अम्ल भी कहते हैं। और एक खट्टे खाद्य पदार्थ कहें तो खाने वाले जो भोजन होते हैं या खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें ये अम्ल विद्यमान रहता है, मौजूद रहता है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि साबुन में क्या विद्यमान रहता है। तो जो साबुन में विद्यमान रहता है वो क्षारक रहता है, जिनमें आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक मौजूद रहते हैं। और भी एक है, तो आप सभी बताएंगे कि वो एक और कौन है, जो कमेंट सेक्शन में आपको लिखने हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि हल्दी के धब्बे पर साबुन के प्रयोग से क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा कि हल्दी के धब्बे से साबुन पर जब आप प्रयोग करेंगे तो ये लाल या गाढ़ा भूरा में बदल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में पूछा गया कि नींबू का रस खट्टा क्यों होता है। तो नींबू का रस खट्टा इसलिए होता है क्योंकि उसमें अम्ल विद्यमान रहता है या अम्ल की उपस्थिति रहता है, उसके कारण क्या होता है, नींबू खट्टा होता है, नींबू का रस खट्टा होता है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि अम्लीय पदार्थों की क्या पहचान है, यानी अम्लीय पदार्थों को आप कैसे पहचान करोगे। तो एक तो है यहाँ पे कि आप उसको चख करके करोगे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सभी अम्लीय पदार्थ को चखा नहीं जा सकता है, क्योंकि कुछ हम लोगों के लिए जहर के जैसा या कह सकते हैं विषाक्त हो सकता है, जिसके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग एक सूचक का प्रयोग करते हैं, एक लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं। तो यह चलिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि स्वाद में खट्टा होना तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना ये अम्लीय पदार्थ की पहचान है। ध्यान रखेंगे क्या, तो स्वाद में खट्टा होता ही है और साथ में नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि यह अम्लीय पदार्थ है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में पूछा है कि क्षारीय पदार्थों की पहचान क्या है। आपको बताना है कि क्षारीय पदार्थ कैसे होते हैं या आप कैसे उसकी पहचान करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये तो स्वाद में कड़वा होता ही है, साथ में ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्षारीय पदार्थ है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में कहा गया है कि उदासीनीकरण में ऊष्मा मुक्त होती है। जो उदासीनीकरण है उसमें ऊष्मा मुक्त होती है या अवशोषित होती है। यानी यहाँ पे आपको डाउट करके क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ भैया उस उदासीनिक जो करण होता है उसमें क्या ऊष्मा मुक्त होती है, यानी मुक्त करने का मतलब बाहर निकलती है, या वो सोख लेती है, ऊष्मा को अपने अंदर लेती है। तो चलिए इसका फटाफट से उत्तर देख लेते हैं। तो हमने देखा कि उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है या उदासीनीकरण जो प्रक्रिया है इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, कहने का मतलब है ऊष्मा बाहर निकलती है।
और ये भी आपको आगे चल के पता चलेगा कि उदासीनीकरण क्या है, इसमें क्या प्रक्रिया होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में पूछा है कि अम्लीयता के उपचार के लिए, ठीक है ना, निम्न में यहाँ पे थोड़ा सा अम्लीयता के उपचार के लिए कौन सी दवा का उपयोग होता है, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि अम्लीयता के उपचार के लिए कौन सी दवा का उपयोग होता है, यानी अम्लीयता हो जाए तो आप उसको उपचार कैसे करेंगे और कौन सी दवाई का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही जवाब होगा हम लोग प्रति अम्ल या एंटासिड का इस्तेमाल करेंगे, जो एक क्षारीय पदार्थ है। ध्यान रखेंगे, अम्लीयता बढ़ गया तो आप क्षारीय पदार्थ का यूज़ करेंगे, और अगर क्षारीयता बढ़ गया तो आप अम्लीय पदार्थ का यूज़ करेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में पूछा गया कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है। तो चींटी के अम्ल में जो विद्यमान रहता है वो अम्ल है आपका फॉर्मिक अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा फॉर्मिक अम्ल। चलते हैं हम लोग लघु तरीय प्रश्नों को फटाफट से देख लेते हैं। लघु तरीय में भी आपको 12 प्रश्न दिए गए हैं, हमने 10 अति लघु तरीय प्रश्न क्लियर कर लिया। चलते लघु तरीय प्रश्न की ओर। लघु तरीय प्रश्न में सबसे पहले बात किया है कि निम्नांकित खाद्य पदार्थों में जो उपस्थित अम्ल हैं उनके नाम बताएं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, जिनमें फर्स्ट में आपको नारंगी का रस दिया गया है, सिरका दिया गया, कच्चा आम दिया गया है, टमाटर दिया गया है और दही दिया गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि नारंगी के रस में सिट्रिक अम्ल होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा भी है नारंगी का रस में साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल होता है। सिरका में एसेटिक अम्ल होगा, कच्चा आम में टार्टारिक अम्ल होगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होगा, दही में लैक्टिक अम्ल होगा। बच्चों यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सिरका क्या होता है। तो ये गन्ने के रस के बनाया जाता है, जो बहुत दिनों तक गन्ने को रस के किसी बोतल या शीशी में रख करके उसको धूप में ढक्कन बंद करके छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वो बहुत ही इतना खट्टा हो जाता है कि कह नहीं सकते हो, उसका अम्लीयता है वो बहुत गिर चुका होता है। और ये होता है, और इसमें जो अम्ल पाया जाएगा वो आपका सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पदार्थों में, ठीक है ना, निम्नलिखित पदार्थों में विद्यमान क्षारकों के नाम बताएं, ठीक है ना, जिनमें आपको फर्स्ट देखने को मिलेगा चूना जल, साबुन का विलयन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, खिड़की क्लीनर, प्रति अम्ल की टिकिया। तो चलिए इसका फटाफट से हम लोग उत्तर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले चूना जल में जो पाया जाता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो एक क्षारक है, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर साबुन का विलयन में आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, प्रति अम्ल की टिकिया में आपको मिल जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इतने सारे अम्ल, इतने सारे क्षारक इतने सारे पदार्थों में पाए जाते हैं। और भी क्षारीय पदार्थ है जिनमें क्षारीय पदार्थ पाए जाते हैं। तो जो इसमें दिया गया था उसका हमने आंसर क्वेश्चन किया है, बाकी आप लोग खुद से भी याद कर सकते हैं जो इस चैप्टर में दिया गया है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया है अम्ल किसे कहते हैं। लिटमस पत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। जो स्वाद में खट्टा है तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे उससे हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। और साथ में अम्ल जो प्रभाव डालता है वो ये डालता है कि नीला से लाल कर देता है। जो लिटमस पत्र है ना उसको ये नीला से लाल कर देता है, यही यह प्रभाव डालता है लिटमस पत्र पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, क्षारक किसे कहते हैं, ठीक है ना, क्षारक किसे कहते हैं और ये लिटमस पत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इसका हम लोग लिख लेते हैं उत्तर। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस को नीला कर दे उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। क्षारक क्या प्रभाव डालता है कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, यानी रेड रहेगा उसको ये ब्लू कर देगा, नीला कर देगा। ये क्षारक की प्रकृति होती है, या क्षारक अपना प्रभाव डालता है लिटमस पत्र पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि अम्लों एवं क्षारकों के बीच के अंतर का उल्लेख करें, यानी अम्ल और क्षार के बीच जो डिफरेंस है, जो अंतर है, ये आपको बताना है कि अम्ल और क्षार के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फटाफट से इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है एक तरफ अम्ल कर दिया है और एक तरफ क्षार कर दिया है।
हमने अम्ल में 3 पॉइंट और क्षार में 3 पॉइंट लिख दिया है यहाँ पे। आप भी वैसे ही लिखेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार में हमने लिखा कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन क्षार इसका अपोजिट करता है, ये लाल लिटमस को नीला करता है। अगर अम्ल की बात करें तो इसकी रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है और इसकी रासायनिक प्रकृति क्षारीय होती है। देखिए यहाँ पे 7th क्लास के अनुसार ही हमने उत्तर लिखा है। अगर ये 10th क्लास का होता तो थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा कर हम यहाँ पे उत्तर लिखने की कोशिश करते। तो यहाँ पे 7th क्लास करने का मतलब जनरली हमको ये समझ में आना चाहिए कि अम्ल क्षार होता क्या है, कैसे दोनों में हम अंतर कर सकते हैं। और भी इसमें अंतर लिखा जा सकता है, आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं यदि आपके टीचर और भी अच्छे से पढ़ाए हैं तो, और नहीं तो आप इस चैनल पे बने रहिए। इसका चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाया भी जाएगा, आंसर क्वेश्चन तो कराया ही जा रहा है, आगे चल के इसका मतलब पूरा इस चैप्टर का निचोड़ आपको समझाया जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि अमोनिया अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की क्लीनर में पाया जाता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसकी प्रकृति क्या है, यानी आपको सिंपली ये बताना है कि जो अमोनिया है वो अनेक घरेलू उत्पादों में आपको देखने को मिलेगा, जिनमें आप एक एग्जाम्पल के रूप में खिड़की क्लीनर में देख सकते हैं, और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसकी प्रकृति क्या है, यानी ये कैसे है, इसका स्वाद कैसा है, या इसका मतलब प्रकृति करने का मतलब इसका गुण कैसा है। तो यहाँ पे इसका हमने लिखा है कि इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय होती है, और क्षारीय का मतलब लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना। चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ जाते हैं। 7 में कहा गया है कि एक सूचक के उपयोग द्वारा अम्ल, क्षार और लवण की पहचान हम किस प्रकार करेंगे। कहने का मतलब आपको एक सूचक दे दिया गया है और कहा गया है कि आप इस सूचक की सहायता से बताओ कि अम्ल किसे कहोगे, क्षार किसे कहोगे और लवण किसे कहोगे। तो इजीली है, इसके लिए आप एक बिलियन भी ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो भी पदार्थ दिए गए उनमें आप बारी बारी से चेक करना। तो चेक करोगे तो क्या देखोगे कि यदि सूचक नीला रंग से लाल हो जाए, यदि जो सूचक है अगर सूचक लाल था तो अगर नीला हो जाए, अगर नीला था तो लाल हो जाए, तो नीला से यदि लाल हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि अम्ल है। और यदि सूचक का रंग लाल से नीला हो जाए, यानी आर से ब्लू हो जाए, आर से बी हो जाए, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। और उसमें यदि कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी जैसे का तैसे ही अगर वो सूचक रह जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि लवण है। और इस प्रकार से हम अम्ल, क्षार और लवण की पहचान सूचक के सहायता से कर सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो अपने नोटबुक पे, वीडियो पॉज करके इसको ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन करना। ये 1 महीना के बाद या कुछ दिनों के बाद कर सकते हैं, हम PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपके पास ये PDF आसानी से पहुंच जाएगा, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो उस PDF के माध्यम से। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में हमसे पूछा गया है कि उस स्रोत का नाम बताएं, उस स्रोत का नाम बताएं जिसे लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है। जिससे क्या प्राप्त किया जाता है? लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है। और इस विलयन का उपयोग क्या है? तो देखो, लिटमस विलयन जो प्राप्त किया जाता है जनरली ये लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, और इसका जो उपयोग होता है वो विलयन की प्रकृति की जांच करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि उत्तर लाइकेन कहने का मतलब हम लोग लाइकेन से ये लिटमस विलयन प्राप्त करते हैं, और इस विलयन का उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है, यानी हम लोग सूचक के रूप में इस लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में कहा गया है कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया का वर्णन एक उदाहरण सहित करें। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है या प्रक्रिया क्या है, और इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दे देना है। तो चलो फटाफट से हम लोग इसका देख लेते हैं। सबसे पहले उदासीनीकरण। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि किसी अम्ल, किसी क्षार विलयन द्वारा, यानी कोई अम्ल है और कोई क्षार है, और क्षार विलयन के द्वारा या किसी क्षार विलयन को किसी अम्ल विलयन के द्वारा उदासीन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो सिंपली आप एक लैंग्वेज में समझो कि यदि कोई अम्ल है और उसको क्षार द्वारा क्या किया जा रहा है? लवण बनाया जा रहा है। और यदि कोई क्षार है उसको अम्ल की सहायता से क्षार बनाया जा रहा है, लवण बनाया जा रहा है।
तो ये जो अम्ल से क्षार बनाने की जो प्रक्रिया है या क्षार से लवण बनाने की जो प्रक्रिया है, क्षार और अम्ल को मिला करके, यही चीज़ उदासीनीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिखा है HCl प्लस NaOH बराबर NaCl प्लस H2O प्लस ऊष्मा। ये आपका क्या है? तो ये आपका है एक एग्जाम्पल जिसमें HCl आपका अम्ल है, NaOH क्षार है और NaCl आपका लवण है, और आप देख सकते हैं कि जल आपका H2O और ऊष्मा आपका प्राप्त हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो प्रक्रिया हो रहा है इसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया या उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ लो और नोट डाउन भी कर लो। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे पूछा है, देखो 10 की जगह पे हमने 11 कर दिया है, ठीक है ना, आप इसको 10 ही देखेंगे। क्वेश्चन 10 में कहा है क्या स्रावित जल अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है, इसे किस प्रकार सत्यापित करेंगे? तो देखो सबसे पहले आपको स्रावित जो जल है उसको समझना चाहिए, इसे हम लोग आसुत जल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसुत जल। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि स्रावित जल, आसुत जल जो है वो उदासीन होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे बता दिया कि ये अम्लीय और क्षारीय नहीं होता, ये उदासीन होता है। उदासीन कहने का मतलब आप कह सकते हो कि लवण भी हो सकता है, अर्थात यह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। और इसे सत्यापित करने के लिए नीले या लाल लिटमस पत्र का प्रयोग करके हम बता सकते हैं। यदि लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो कह सकते हैं कि आसुत जल उदासीन होता है। देखो यदि लिटमस पत्र का प्रयोग करेंगे तो नीला से लाल हो जाएगा और लाल से नीला हो जाएगा, तो इन दोनों प्रक्रिया में अम्ल और क्षार की स्थिति बनता है। लेकिन यदि इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, कोई परिवर्तन नहीं आए, तो आप क्या कहोगे कि उदासीन है। और उदासीन किसे कहेंगे? उदासीन किसे कहेंगे? जिनमें कोई यहाँ पे प्रतिक्रिया ना हो, न नीला से लाल हो न लाल से नीला हो। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो आसुत जल है वो क्या है? उदासीन होता है। तो इस तरीके से हमने 10 नंबर क्वेश्चन कर लिया। चलते अब 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है, देखो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमने छोड़ दिया है, ठीक है ना बच्चों। 11 नंबर हमने क्वेश्चन छोड़ दिया है, लेकिन हम आपको 11 नंबर क्वेश्चन आपको बता देंगे, ऐसा बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो पूछा था वो ये पूछा था कि अम्लीयता की शिकायत कब होती है, इसके कोई 2 कारण बताएं। तो देखो अम्लीयता का शिकायत कब होती है? तो अम्लीयता का जो शिकायत होती है बच्चों वो इस तरीके से होती है कि जब हम लोगों के पेट में, या कह सकते हैं अम्लों की जो प्रकृति होती है वो सामान्य मात्रा से अधिक हो जाती है, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि अम्लीयता ज़्यादा हो चुका है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्लीयता की शिकायत करते हैं। और ये जो होता है वो जनरली 2 तरीके से होता है, और 2 आपका एग्जाम्पल भी लिखना है। तो इसमें फर्स्ट में आप क्या लिखोगे कि मसालेदार या गर्म भोजन करने से पेट में अम्लीयता का प्रभाव हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मसालेदार या गर्म भोजन करने से पेट में अम्लीयता का प्रभाव देखने को मिलता है। और नंबर 2 में आप क्या लिखोगे कि मानसिक चिंता, यानी कहने का मतलब हम लोगों का जो टेंशन होता है, जो तनाव होता है, उससे भी अम्लीयता जो है वो निकलता है, यानी शरीर में स्रावित होता है। और इस कंडीशन में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, और इस स्थिति में हमारे शरीर में अम्लीयता फैल जाती है और अम्लीयता का शिकायत हो जाता है। तो ये 2 चीज़ आपको खुद से बना देने हैं, खुद से क्वेश्चन। थोड़ा सा वीडियो 1-2 बार जरूर सुनना तो आपको कवर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में देख लेते हैं कि अमाशय अल्सर किसे कहते हैं। तो अमाशय अल्सर हम लोग उसे कहेंगे जब देखेंगे कि हमारा जो पेट है उसमें एक अम्ल स्रावित होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, उसकी मात्रा क्या हो जाए? सामान्य से अधिक हो जाए। हमने यहाँ पे लिखा है कि जब पेट में उत्पन्न होने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि अमाशय भित्ति क्षतिग्रस्त होने लगता है और पेट के अंदर फोड़े पड़ने लगते हैं, जिसे अमाशय अल्सर कहते हैं। और यदि आप अमाशय अल्सर का उपचार नहीं कराओगे तो आगे चल के कैंसर में बदल जाएगा, जिससे मृत्यु इंसान की हो सकती है। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को कर रखा है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर के अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय, और फिर एक बार जो सीरीज चलेगा वो केवल और केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का चलेगा।
तो इस तरीके से वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो और अगले कंटेंट के साथ।